12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी IBC24 यूपी यूके के साथ। सबसे पहले हमारे संवाददाताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए। सावन, मैं आग्रह करूंगा आपसे, अखंड राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबरों पर अपडेट देंगे, जावेद खान आगरा से अपडेट देंगे, अवनीश अवस्थी कानपुर से हमें अपडेट देंगे और साथ ही साथ इंद्रवीर सिंह रायबरेली से खबरों पर अपडेट देंगे। उनके साथ रजिस्ट्रार जुड़े हुए, चूंकि फर्जी बैनामे के मामले पर क्या कहना है, रजिस्ट्रार की सफाई क्या है, वो क्या कह रहे हैं, उनसे जानेंगे। ज्ञानेंद्र मिश्रा के यहाँ आईजी अजय मिश्रा अभी दौरा कर रहे हैं। प्रयागराज के आईजी अजय मिश्रा, चूंकि जिस तरह से 24 घंटे में प्रतापगढ़ में बैक टू बैक गोली चलने की खबरें आई हैं, वो वाकई चिंताजनक है और ये सवाल खड़ा कर रही कि क्या प्रतापगढ़ में पुलिसिंग की यही व्यवस्था है जहां पर दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। लेकिन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है और खबर यह है कि सीएमओ और डीएम के बीच आपस में खींचतानी हो गई है और यह जिला है कानपुर। और इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं कि सीएमओ और डीएम के बीच में जो खींचतान चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हो गई है। 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीएमओ के साथ खड़े हुए हैं और एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो कि बिठूर का विधायक है, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुका है और वो भी सीएमओ के खिलाफ। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे अनुशासित पार्टी है, लेकिन एक खबर ने बीजेपी को बांट कर रख दिया है कानपुर में। ये अवनीश अवस्थी, ऐसा क्या हो गया, मैं आपसे अपडेट लूंगा, लेकिन जिला अधिकारी का इसमें क्या कहना है, बयान क्या है, जरा मैं पीसीआर टीम से आग्रह करूंगा कि वो बयान हमारे दर्शकों को सुनाए। पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। और यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, क्योंकि शासन का यह निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग की समस्या का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट है उनका वेतन आज का रोका जा रहा है। इट विल नॉट बी ड्रॉन until unless there is a specific reason या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही इनका होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके। देख रहे हैं आप, मतलब 10:20 पर कानपुर का सीएमओ भाई क्यों नहीं है अपने कार्यालय में? इतना बड़ा जिला है नहीं? अब 34 लोग एब्सेंट है, 5 डॉक्टर जो होने चाहिए वो एब्सेंट है। खाला जी का घर है क्या? नहीं, खाला जी का घर है, जब मनाओ चले जाओ, ये होगा कानपुर में। और 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक समर्थन में खड़े हैं सीएमओ के। भाई जिला अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है, लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है, वो चेक कर सकता है। अब पता है लोग मजा ले रहे हैं। एक कॉमेडियन है कानपुर का अन्नू अवस्थी, उसने भी वीडियो डाल दिया भाई, मजा ले रहे हैं इसमें। ये क्या सीएमओ और डीएम के बीच में हो रहा है, जरा सुनाइए शंकर जी वो वीडियो, जरा सुनाइए दर्शकों को हमारे। नमस्कार, पहचान तो गई, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। कानपुर में एक समस्या चल रही है कि कुछ लोग हमारे डीएम साहब को काम करने में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम कानपुर की पूरी जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे डीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे जनता बहुत खुश है। जो काम 10-10 साल से नहीं हो रहे थे, डीएम साहब ने 10-10 मिनट में कराए हैं। क्षेत्र में घूमते हैं, हर ऑफिस जाते हैं और पूरा काम करते हैं, आसानी से उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, बहुत अच्छा डीएम आया। डीएम सभी अच्छे होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे डीएम है। रोशन जैकब के बाद कोई ऐसा डीएम आया है
जो क्षेत्र में घूम रहा है, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, जनता दरबार लगा रहा है और लोगों की बात सुन रहा। तो जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं इनके काम में, कृपया वो काम में हस्तक्षेप न करें। डीएम साहब को खुल के काम करने दें। कानपुर का ये सौभाग्य है कि इतने अच्छे डीएम साहब आए हैं। तो सुन रहे हैं ना, अब कॉमेडियन भी इस पर मजा ले रहे हैं। ये स्थिति है। मुझे एक क्लियर कट बात बताइए, स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर सिर्फ अवनीश को लेकर आइए। अखंड भी है, बाकी इंद्रवीर है और ज्ञानंद के पास मैं जाऊंगा। ये अवनीश, 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीएमओ के साथ क्यों खड़े हैं भाई? और बिठूर वाला विधायक क्यों इनके खिलाफ पत्र लिख रहा है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी के 2 टुकड़े क्यों हो गए कानपुर में? देखिए, बिठूर विधायक अवजीत सिंह सांगा के साथ साथ जो महेश त्रिवेदी हैं किरोई नगर से विधायक, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं जो सीएमओ की लापरवाही को लेकर के पत्र साफ तौर पर जो है लिखा हुआ है, जो मुख्यमंत्री को 6 तारीख को भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि जब से जिलाधिकारी ने यहाँ पर ज्वाइन किया था, उसके बाद से ही लगातार आईबीसी भी उनके कार्यों को लगातार दिखा रहा था, किस तरीके से औचक निरीक्षण वो लगातार कर रहे थे और अपने कार्यालय में समय से पहले पहुंचने के साथ साथ ही जो अन्य कार्यालय है जहां पर जो एक टाइमिंग होती है उस जगह पे जाकर के वो औचक निरीक्षण कर रहे थे और जो मौजूद नहीं हो रहा था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो ये बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था कानपुर में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग एक ऐसा भी एरिया है जहाँ पर 200-250 एक थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल है और लगभग सभी के रजिस्ट्रेशन कर दिए जाते हैं, जिनमें कोई भी मानक नहीं। और जो अंदर खाने से खबर आती है कि उनसे एक मोटी रकम जो है कहीं ना कहीं उड़ाई की जाती है और उनसे रुपए लेकर के वो कहीं ना कहीं जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ सीएमओ है, उनका लगभग 5 से 6 ऑडियो वायरल होता है, इसमें साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि इसके पहले जिस जिले में वो थे वहां पर किस तरीके से जो है उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया था और 12-13 जो अल्ट्रासाउंड सेंटर थे उनके रजिस्ट्रेशन किए थे। कुछ अल्ट्रासाउंड का पैसा जो है उन्होंने जो वहाँ के मुख्य सीएमओ थे उनको और कुछ का अपने पास रख लिया था। तो इस तरीके से जब कई सारे जब ऑडियो वायरल होते हैं उसके बाद में जिलाधिकारी एक्शन लेते हैं और एक पत्र जारी करते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के कि वहां पर कि यहाँ पर जो भी मौजूदा समय सीएमओ है उनकी कार्यशैली सही नहीं है और ये गलत तरीके समझ में आ रहा है अवनीश, इनकी एब्सेंटीज समझ में आ रही है भाई। जिलाधिकारी पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। 10-20 पर क्या आपने घर में बैठे हो सीएमओ, कानपुर के सीएमओ 10:20 पे अपने घर पर बैठे क्या कर रहे हो भाई? आपके 5 डॉक्टर क्या कर रहे हैं? कानपुर की जनता परेशान हो रही, मरीज परेशान हो रहे हैं और आपके डॉक्टर घर पे हैं। 34 लोग अब्सेंट है और उसके बाद आप माहौल बना रहे हैं और इस माहौल में बीजेपी के विधायक इन्वॉल्व है। ये क्यों हो रहा है भाई? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। जनता से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा सीधा सा। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए आपका। ज्ञानेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, ये बैक टू बैक मर्डर की खबरें आ रही है प्रतापगढ़ से। कल भी गोली चलाने की खबर, मर्डर की नहीं, गोली चलाई गई और आज भी दिन दहाड़े गोली चला गई। नहीं, अगर एसपी से जिला संभाला नहीं जा रहा है तो भाई क्यों मोर्चा संभाले खड़े हो? गोली चल जा रही, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। अजय मिश्रा भी आए कि नहीं आए? आईजी प्रयागराज मौके पर? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, देखिए अजय मिश्रा आईजी प्रयागराज अभी नहीं पहुंचे हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल निशान प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर खड़ा होता है कि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर बैक टू बैक और एक आदमी को गोली नहीं मारी जाती है, गुंडों में आते हैं और 3-4 लोगों को घायल करके फरार हो जाते हैं। सोचिए, सबसे बड़ा सवाल निशान प्रतापगढ़ पुलिसिंग और के ऊपर खड़ा हो रहा है। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का बयान है, जो हॉस्पिटल पहुंचे थे। अगर वो एक बार बयान चल जाता, वो विजुअल चल जाते, तो आगे बात की जा सकती है कि कौन है, क्या है, किसको गोली मारी गई है, क्या घटनाक्रम हुआ है, पूरा घटनाक्रम समझाया जा सकता है। क्या कहें प्रताप? रिपोर्टर्स ऑन डिमांड जो बाइट है वो उसको प्ले कीजिए, प्रतापगढ़ की बाइट प्ले कीजिए, उसको दिखाइए। थोड़ी देर में तब तक अपनी बात कीजिए, उसको दिखा रहे हैं, उसको तुरंत प्ले करवा रहे हैं। बिल्कुल, पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। पहली बात तो मैं घटनास्थल पे खड़ा हूँ जहां पर ये पूरी घटनाक्रम हुई है। तकरीबन 25 से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे और लगातार फायरिंग करना शुरू कर दी है। फायरिंग इस तरीके से किए गई कि पूरे एरिया में दहशत का माहौल। देखिए, अभी भी उस दुकान पे लाई हुई पूरी पड़ी है। फिलहाल पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक वो भी यहाँ पे मौजूद है। एडिशनल एसपी
वो भी यहाँ मौजूद है। 4 थानों की फोर्स बुला ली गई है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आईजी वो ऑन द वे मेरे आँख के सामने दिख रहे हैं। आईजी अजय मिश्रा भी आ रहे हैं और कोशिश एक बार जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको घटना का मुआयना कर लेने दें, तो एक बार मैं बात करने का प्रयास जरूर करूंगा। लेकिन बैक टू बैक 24 घंटे के अंदर ऐसी घटनाएं हो जाना, प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर खड़ा होता है। आप घटना बताते हैं कि कल जो है एक छोटी सी झड़प होती है। झड़प के दौरान जो आज जिस युवक को गोली मारी गई है वो पत्रकार भी है और वो जाता है रोकने के लिए, बीच बचाव में जाता है। फिर उसके बाद वो वहां तो पूरा का पूरा मामला शांत हो जाता है। लेकिन आज सुबह तकरीबन 9 से 9:30 के आसपास यहाँ पे हथियारों से लैस, लाठी डंडों से लैस होकर के तकरीबन 20 से 25 लोग यहाँ पे मौजूद आते हैं, दुकान पर धावा बोलते हैं। ये हाईवे है, ये प्रतापगढ़ अमेठी का मेन हाईवे है। यहाँ पे ओपन गोलियां चलाई जाती है। आईजी यहाँ पे पहुंच चुके हैं अजय मिश्रा, साफ तौर पे देखे होंगे कि अभी ये पूरा घटना का मुआयना कर रहे हैं और अंदर तक जाते हैं, लाठी डंडों से मारा जाता है। खास तौर पे सबसे बड़ी बात कि एक युवक के पैर फ्रैक्चर हो गया है। एक जो पत्रकार साथी है मुकेश, उनका नाम मुकेश जायसवाल बताया जा रहा है, वो उनके उनके 2 गोलियां लगी हैं और एक युवक को गोली लगी है। तो दिन दहाड़े अगर आपके शहर में और मात्र शहर के 2 किलोमीटर के रेंज में गोलियां चल जाए तो सबसे बड़ा पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन बिल्कुल अभी तक जाहिर सी पुलिस बात है, पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और थैंक यू सो मच इस खबर को ब्रेक करने के लिए, स्पॉट पर आप मौजूद हैं। ये आईबीसी 24 के हमारे रिपोर्टर की ताकत है और यही ताकत है कि हम लोग ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। और ये 9 बजे 9 रिपोर्टर में एक खबर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जावेद, आपके यहाँ एक खबर ये है कि 3 बेटियां एक शख्स को थी, दंपत्ति को थी, उनको बेटा चाहिए था, तो आगरा में इन्होंने 4 साल के एक लड़के का किडनैप कर लिया। और क्या ये वही मामला है जो ग्वालियर में भी दिखाई दिए थे? इन लोगों का सीसीटीवी फुटेज मिला था, वो पकड़े गए, इसमें क्या अपडेट है जावेद? जी बिल्कुल सर, ये अपडेट जो है आगरा के जीआरपी और आगरा कैंट में आरबीएफ की जो सराहनीय कार्य है कि 48 घंटे के अंदर एक गरीब माँ बाप के बेटे को उन्होंने ढूंढ निकाला। मामला आगरा कैंट के रेलवे स्टेशन का है, जहां पर एक जो भीख मांग कर अपना काम गुजारा करते हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थे। वहीं उनका छोटा 4 साल का बेटा आर्यन खेलता हुआ थोड़ा उनसे दूर चला गया और वो आगा कैंट प्लेटफॉर्म पर लगी लिफ्ट में जा पहुंचा, जिससे वो ऊपर फुट ब्रिज पर पहुंचा। वहां पर उसको एक शख्स मिलता है, व्यक्ति मिलता है, जो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसको बेला फुसला कर अपने साथ में नीचे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है, जहां पर आगा कैंट और झांसी पैसेंजर खड़ी थी। वहां से उसको लेकर वो वहां से रवाना हो जाता है। जो परिजनों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया तो जीआरपी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। तत्काल जीआरपी और आरपीएफ की टीमों का गठन किया गया। 14 टीमें इसमें गठित की गई और आगा कैंट रेलवे स्टेशन की जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसमें साफ तौर से दिखाई दिया वो व्यक्ति उस बच्चे को ले जाता हुआ दिखा और कैंट से जाने वाली पैसेंजर में चढ़ गया। तो जो पैसेंजर थी वो झांसी तक जाने वाली पैसेंजर थी और आगा कैंट रेलवे स्टेशन से झांसी रेलवे स्टेशन तक के जितने भी स्टॉप हैं वह सारे सीसीटीवी कैमरे यहाँ खंगाले गए। लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी सभी स्टेशनों पर खंगाले गए। तो ग्वालियर के एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो व्यक्ति उस बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई दिया। तो जीआरपी ने अपनी प्रक्रिया को तेज किया और पुलिस कानून के जो हाथ हैं वो इतने लंबे होते हैं, वो कानून ने दिखा दिया कि ये बच्चे वाकई तक बहुत पुलिस। बड़ी बात है कि जावेद 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। अगर पुलिस अपने पर आ जाए ना, तो वो कहीं भी अपराधी छुपा हो पकड़ ही लेती है। ये ताकत है पुलिस की। अखंड, थोड़ा मैं आपके पास इसके बाद आऊंगा, चूंकि मुझे स्पॉट पर दिखाई दे रहे हैं इंद्रवीर सिंह। मैं इसके बाद आऊंगा, आपसे अपडेट लूंगा लखनऊ की खबर का, क्योंकि इंद्रवीर यहाँ पर किसी रजिस्ट्रार के पास मौजूद है और एक फर्जी बैनामे का मामला था। अब भाई, फर्जी बैनामे का मामला था तो ये बैनामा हुआ कैसे? इसमें रजिस्ट्रार का पक्ष क्या है? कैसे हो गया बेमाना? सवाल तो है ना भाई। ये तो राजस्व को नुकसान है बहुत बड़ा। अगर ये रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से हुआ है तो उनका क्या कहना है? जरा आप सवाल पूछिए उनसे, ऐसे सीधे सवाल पूछिए। सर हमारे साथ लाइव में हैं हम लोग और सबसे पहले आपका स्वागत है एनबीसी 24 में। और जानना चाहेंगे सर कि जो बैनामा हुआ है जिसमें जेल गए कुछ लोग, क्या है पूरा मामला और रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका क्या लेना देना है? क्या रजिस्ट्री जब हुई
उसको क्या क्रॉस चेक किया गया है, नहीं किया गया, और ऐसे कई सारे मामले हैं जो अब ज्यादातर लोग आते हैं बैनामा करते हैं, बाद में पता चलता है फर्जी बैनामा हो गया। तो इसका क्या है, आपका पक्ष क्या है? मैं आपको पहले बता दूं, तो संज्ञान में आया है कि एक बैनामा जो है विद्या सेंटर की तरफ से निबंधन कार्यालय में पक्षकार अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके आते हैं निबंधन के लिए और संबंधित कागज पेश करते हैं। इसको फॉर्म अगर दिखा सके तो दिखा दें। ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाता है जो कार्यालय में भेजा जाता है, पक्षकार ही भरते हैं। खतौनी देखते हैं जिसमें लगी हुई है, खतौनी में उसका नाम दर्ज है। खतौनी के बाद हम उसकी आईडी लेते हैं, आईडी उसकी ली गई और शेष गवाहों से गवाह वेरीफाई हो जाता है। इसके डॉक्यूमेंट अगर सब सही है तो निबंधन का कार्य कर दिया जाता है। अगर एक सवाल हो रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे क्या फर्जी निकला तो जो गवाह है क्या वो भी फिर जेल जा रहे हैं? तो अभी वो भी जेल जा रहे हैं उसमें। देखिए, ये जो व्यक्ति की पहचान करते हैं वो गवाहों की बिहार जो व्यक्ति बेचने आया है, इसीलिए गवाह को लिया जाता है। तो क्या रोल किसका है, ये तो मतलब कहा कि ये कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, ये गवाह का कोई लेना देना नहीं। अगर गवाह गलती में या दोस्ती में यानी मांगे गवाही दे दी तो खान उसको भी जेल जाना पड़ेगा अगर फर्जी बैनामा हो। इसकी अगर सर एक चीज मैं आपसे अगर कट टू कट पूछूं, इसमें अगर क्लियरली अगर आप निकलते तो इसमें अगर जो फर्जी बैनामा निकल रहा है इसमें गलती कहाँ से आ रही है, किसकी गलती है? देखिए, जब कोई सामान खरीदता है जी उसको प्रॉपर जानकारी, जो क्रेता है उसको सबसे पहले 12 साल का मुआयना करना चाहिए, उसके अभिलेख देखने चाहिए कि वो सही है कि नहीं है, जिस व्यक्ति से खरीद रहा है क्या व्यक्ति वही है कि कोई और है, इसका भी कर ले। इंद्रवीर थोड़ा आपका विजुअल आपका तो तभी ये दोनों गवाह ये 9 बजे 9 रिपोर्टर में खबर चाहिए एज इट इज। आप इनकी बाइट लीजिए और जो दस्तावेज रजिस्ट्रार दिखा रहे हैं इस रजिस्ट्रार को आप कलेक्ट कीजिए, इस दस्तावेज को इसको दिखाते हुए उसके बाद 9 बजे 9 रिपोर्टर में से फाइल कीजिए। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। अखंड, ये क्या भाई डीजीसीए ने क्या मांग लिया है, क्या जानकारी ले ली, क्या हुआ कि यात्रियों के कैसे विमान के छत से सर टकरा रहे हैं, क्या जानकारी ली और लखनऊ की आज की बड़ी खबर क्या है? के बारे में बता दें कि जिस तरीके से जो सऊदी अरब की एयरलाइंस थी जिसमें 250 यात्री सवार थे, करीब उसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे, जिस तरीके से उसकी लैंडिंग हुई है जिससे झटका लगा और जो सर थे यात्रियों के वो प्लेन में लगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं डीजीसीए ने इसको लेकर के सऊदी अरब की जो एयरलाइंस है उससे सवाल जवाब किया और उनसे पूछा है कि आखिरकार इस तरीके की हरकत हुई क्यों, लैंडिंग के समय ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, किस तरीके से जो यात्रियों को दिक्कत हुई, जो केबिन में सामान था वो यात्रियों के ऊपर गिरा। इसको लेकर के डीजीसीए ने स्पष्ट रूप से जो सऊदी अरब की एयरलाइंस है उससे सवाल जवाब किया है। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो लगातार राहुल जिस तरीके से नेता पहले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे, अब अधिकारी ही अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मामला कानपुर से हमने देखा कि किस तरीके से डीएम और सीएमओ के बीच में विवाद चल रहा है और उसमें भी कई खेमेबाजी हो रही है। वही करना चाहूंगा अखंड, जी जी इसमें तो बीजेपी के विधायक ही 2 खेमे में बढ़ गए भाई, एक डीएम के साथ खड़ा हुआ एक सीएमओ के साथ खड़ा हुआ, ये क्या है? ये तो सीएम के पास लेटर भी चला गया है। बिल्कुल राहुल, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सतीश महाना की तरफ से सीएमओ के पक्ष में लेटर लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है वो भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, और जहां तक वो अगर पत्र है जो बात निकल करके सामने आ रही कि सतीश महाना का जो लेटर वो सीएमओ के लिए, वो तो स्पीकर है, वो तो बड़े सीनियर लीडर है। देखिए अदावत है 2 बड़े अधिकारियों के बीच में और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि सीएमओ भी है, अगर डीएम लगातार अगर उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और एक बात निकल करके इस पूरे मामले में आ रही है कि किस तरीके से सीएमओ ने डीएम को लेकर के अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। ऑडियो वायरल हुआ था बैठक में जब डीएम ने इस पर लेकर के सवाल किए तो सीएमओ ने बोला कि ये मेरे द्वारा नहीं बनाया बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इस तरीके की चीजें जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए किया गया है। तो डीएम ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते। इस पर उनका कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद सीएमओ को बैठक से बाहर कर दिया गया। फिलहाल दोनों के बीच में जो तनातनी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। किस तरीके से डीएम ये सतीश महाना जी ने सीएमओ के पक्ष में लेटर लिखा है। जी राहुल, ऐसी जानकारी आ रही है और अगर वो लेटर मिल जा रहा है तो वो लेटर अभी हम आईबीसी अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। ऐसा जानकारी आ रही है कि सीएमओ के लिए लेटर लिखा जा चुका है। इस खबर को अखंड आपकी जिम्मेदारी है, आप राजधानी में है, इस खबर को आप अवनीश अवस्थी के साथ मिलकर
अच्छे से फाइल कीजिए इसको, बेहतरीन। कल इस पर हम और आप और अवनीश अवस्थी 12 बजे खबर में बैठेंगे, पूरा इसी पर निष्कर्ष करेंगे। पूरा डिटेल लेटर आप लेकर आइएगा, वो लेटर पे बात करेंगे कि क्या है भाई, क्या हो रहा है। कि चूंकि अगर सतीश महाना लिख रहे हैं लेटर, वो सीनियर लीडर है और कानपुर के कद्दावर नेताओं में, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, और डीएम ये कह रहे हैं कि भाई वो एब्सेंट है। अब वो बात कह रहे हैं तो ये तो बात बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सच क्या है इसके तह तक जाएंगे अखंड, आप और अवनीश अवस्थी और हम कल 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। 15 मिनट इसी खबर पर रहेंगे, उसके बाद दिन बात होगी। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई की? पहले तो सर हम यहाँ पे आपको एक लोकेशन दिखाना चाह रहे हैं। हाँ दिखाइए सर, ये रोड की लोकेशन है जी। क्या हुआ रोड में? राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, हम हरदोई से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर हरपालपुर में आज हम खड़े हैं। ये जो रोड है ये मलौथा गांव को जाती है, और इस रोड पे कम से कम 1 साल से ऊपर यहाँ पानी भरा हुआ है, और ये रोड पीडब्ल्यूडी में आती है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है, अगर हम बात करें तो उनकी लापरवाही की भी देखने को मिले, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जल निकासी नहीं है, और यहाँ गाँव के जो लोग हैं उस पानी के सारे यहाँ रहने को मजबूर है, और पानी रोड पर चला। ये रोड नहीं, अगर हम इसको तलैया कहें या नदी कहें तो ये कम होगा, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा कहीं यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, वो इधर से कई बार गुजरे भी होंगे, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ पर जहमत, जबकि यहाँ के बोर्ड लेकर ही वो यहाँ पर जीतते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी भरा हुआ, और गाँव के लोग इस पानी में रहने को मजबूर है। जी राहुल जी, ठीक है, थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। कुलदीप को लेकर आइए स्क्रीन पर। कुलदीप कहां पर मौजूद है? आपके जिले से आज की बड़ी खबर पहुंची है, अमेठी से। जी सर, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अमेठी जिले के बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर खड़ा हूं, जो कि गौरा पर स्थित है, और यहाँ पर सिसोदिया वंश का प्राचीन काल में कहा जाता है कि वो एक किला के रूप में था। यहाँ पर स्वामी श्री 1008 गया प्रसाद जी ने इस मंदिर की स्थापना के लिए यहाँ पर संभ्रांत लोगों से संपर्क करके 5 मई सन 1962 को इस मंदिर की स्थापना की, और तब से यहाँ पर लाखों लोग प्रतिदिन हर मंगलवार को दर्शन करने के लिए आते हैं, और अपनी मनौती भी पूरी करते हैं। अपनी आस्था भी, यहाँ उन लोगों की आस्था इतनी प्रबल है कि बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन के आखिरी में आपने हनुमान जी के बजरंगबली के दर्शन करा दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। लेकिन अंतिम में बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ आ गए हैं। अभिषेक, भदोही से बड़ी खबर कौन सी आज की? जी राहुल जी, अगर बात की जाए भदोही की, तो भदोही में लगातार अब मौसम नया रुख देखने को मिल रही है। यहाँ जो है कि घने बादल छाए हुए हैं, और जो मानसून सत्र लगातार यहाँ टेम्परेचर के ऊपरी पायदान पर दिख रहा था। यहाँ लगभग टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस देखी जा रही थी, लेकिन कल रात से ही यहाँ का अब जो है टेम्परेचर सामान्य दिखता हुआ नजर आ रहा है, और रात में कुछ बूंदाबांदी भी कुछ इलाकों में हुई है। इसी के साथ साथ एक बड़ी अहम खबर भदोही से यह सामने आ रही है, जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। इसमें भदोही के जो मजदूर हैं, मजदूरों का वहां से एक पत्र आया हुआ है जिला प्रशासन को, और खास तौर से भारत को, कि उनको जल्द से जल्द भारत में लाया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके परिवार में खुशी की लहर आ पाए। ईरान और इजराइल के युद्ध में कहीं ना कहीं अब नया अंजाम देखने को मिल रहा है। लगातार युद्ध की श्रेणियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और वहां कहीं ना कहीं जो क्षति शुरुआती दौर में कम हो रही थी, लेकिन अब 2 से 3 दिनों के दरमियान में जो यह देखा जा रहा है, युद्ध स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध की नई नई किस्में दिख रही हैं, नए नए जो है कि नए अंजाम देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसी को मद्देनजर देखते हुए तो होगा है। ईरान और इजराइल में जो कुछ हो रहा है, जी बिल्कुल, अभी गल्फ कंट्री में इजराइल को लगता था, लोग कहते थे कि टक्कर अगर कोई दे सकता है तो ईरान। हालांकि ईरान कहीं नहीं ठहरता है, उनके स्टूडियो, सैन्य ठिकानों, हथियार के डिपो, सबको तो इजराइल ने टारगेट किया। और G7 के देश ने भी एक सिरे से इजराइल का ही समर्थन किया है ना। और इस पूरे युद्ध का दोषी ईरान को ही बताया जा रहा है।
तो असर तो उसका नो डाउट अबाउट इट पड़ेगा। थैंक यू सो मच। 12 बजे 12 खबर में कल इसी समय इसी वक्त पर हम आपके सामने हाजिर होंगे खबरों को लेकर। तब तक मुझे दीजिए और मेरे सहयोगियों को अनुमति। नमस्कार।